फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्रों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। तो मैं आपको वर्णमाला बता रही थी। वर्णमाला में पहले बता चुके थे आपको सब कुछ, और इसके बाद अब अयोगवाह से शुरू कर रहे हैं। स्वर व्यंजन सब बताए थे आपको पिछले वीडियो में। तो यहाँ अयोगवाह बता रहे हैं। अयोगवाह स्वर और व्यंजन के अलावा अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य, उपधमानीय, ये 4 अयोगवाह कहे जाते हैं और इनके उच्चारण कुछ खास नियमों से चलते हैं जो आगे दिए गए हैं। इसमें संयुक्त वर्ण तो 49 वर्णों को छोड़कर और भी कुछ वर्ण सामान्य तौर पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि श, त्र, ज्ञ, श्र इत्यादि। पर ये सब किसी न किसी व्यंजनों के योग से बने होने के कारण उनका अलग अस्तित्व नहीं है और इन्हें संयुक्त वर्ण भी कहा जाता है। फिर है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है य, व, र, ल। ये विशिष्ट वर्ण है क्योंकि ये स्वर जन्य स्वरों से बने हुए हैं। ये अंतस्थ व्यंजन भी कहे जाते हैं, जैसे ई, इससे आ बना, तालब जैसे निकलता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ से आ बना। वा दंतव्य तथा ओष्ठ से निकलता है। री से अ और रा बना मूर्धन्य। ल प्लस आ से ला बना, ये दंतव्य से निकलता है। तो मैंने पहले भी कहा था कि संधि के एक बार नियम अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये सब आपको वर्णमाला और संधि मिला के पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से संधि भी आ जाएगी और वर्णमाला तो आ ही जाएगी। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में श, श, स, ह के उच्चारणों में बहुत अशुद्धि पाई जाती है। इनके उच्चारण स्थान ध्यान में रहें तो उनका उच्चारण काफ़ी हद तक सुधारा जा सकता है। श तालव्य से निकलता है, श मूर्धन्य से निकलता है, स दंतव्य से निकलता है, ह कंठ से निकलता है। तो जब भी आप बोलेंगे, पढ़ेंगे, याद नहीं करेंगे बल्कि बोल बोल के देखेंगे आप अक्षरों को, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा अक्षर कहाँ से निकल रहा है और मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा अक्षर कहाँ से निकलता है। तो याद करने के साथ साथ, याद क्या करना है, पढ़ने के साथ साथ आपको ये देखना है कि आपके मुंह से कौन सा अक्षर कहाँ से निकल रहा है, कौन सा नाक से निकल रहा है, कौन सा गले से निकल रहा है, ये आपको याद करना है, ये ध्यान रखना है। फिर घोष अघोष। तो घोष अघोष के बारे में आपको आरंभिक भाषा में बहुत अच्छे से टेबल बनवा दी गई है, तो उसमें दिया हुआ है, और अनुस्वार अनुनासिक में अंतर वो सब कुछ उसमें बता दिया गया है। तो इसमें नहीं, वर्णमाला में बता रहे हैं, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिछले वीडियो में वो सब बता चुके हैं। फिर है हलंत। हलंत का अर्थ है जिसके अंत में हल हो, अर्थात आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण। किसी शब्द के अंत में विशुद्ध व्यंजन हेतु हलंत का उपयोग किया जाता है, जैसे पुस्तकम, मंदिरम, श्रीमान आदि। हल पाणिनीय व्याकरण में प्रयुक्त एक प्रत्याहार है। हल का अर्थ है हा से लेकर ला के मध्य के वर्ण। हा से लेकर ला तक के जितने भी बीच के वर्ण आएंगे वो सब हल के अंतर्गत आते हैं। प्रत्याहार जब हमने आपको पढ़ाए थे 3rd सेम में तो ये बताया था। तो पाणिनि सूत्र में हल के अंतर्गत समस्त व्यंजन वर्ण आते हैं। इस प्रकार जिस शब्द के अंत में स्वर रहित व्यंजन हो उसे हलंत कहते हैं, क्योंकि जो भी हमारे वर्ण हैं उन सब में बेसिकली स्वर जुड़ा होता है और स्वर से अलग करने के लिए उसमें हम हलंत लगा देते हैं। हलंत शब्द को व्यक्त करने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये हल चिन्ह जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण के नीचे लगता है तो उसे हलंत कहते हैं। साधारण शब्दों में हलंत का तात्पर्य विशुद्ध व्यंजन तथा विशुद्ध शब्दांत से है। हलंत शब्द के अंत में लगकर व्यंजन को आधा बना देता है, मतलब स्वर से रहित कर देता है, स्वर से अलग कर देता है, क्योंकि अंतिम अक्षर कभी भी आधा नहीं लिखा जा सकता है, जैसे अकस्मात, परिषद, महान, विराट आदि। तो इस तरह के शब्द हैं जिनमें हलंत लगेगा। फिर है विसर्ग। विसर्ग महाप्राण सूचक एक स्वर है। रामः, प्रायः, प्रातः, अतः, संभवतः आदि के अंत में विसर्ग आया है। विसर्ग यह स्वयं में कोई अलग वर्ण नहीं है, ये केवल स्वर आश्रित है। विसर्ग का उच्चारण विशिष्ट होने के कारण इसे पूर्णतया शुद्ध लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि विसर्ग अपने आप में ही किसी उच्चारण का प्रतीक मात्र है। उसे प्रत्यक्ष सीख लेना ही उपयुक्त होगा। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन लगाने से इसमें ध्वनिगत बदलाव होता है।
विसर्ग जो है सदैव किसी न किसी स्वर के बाद होता है। इसका वाचन करते समय अंत में अह आता है। जैसे रामवतारः, सरोजः, तो अह उच्चारण निकलता है जब हम इसका प्रयोग करते हैं। सुरेंद्रः, तो अह निकलता है। पावकः इत्यादि। और भी जो भी शब्द है, किसी भी शब्द के बाद अगर विसर्ग लगे हैं तो अह का ही उच्चारण होगा। यह कभी कभी दो शब्दों के मध्य में भी लगता है, बीच में भी लगता है। जैसे दुख, अधः पतन, अधः, अंतः कथा, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी वर्णमाला यहाँ पर ख़त्म हुई। इसके बाद अब अगले वीडियो में उच्चारण के बारे में बताएंगे आपको। उच्चारण के बारे में तीसरे सेमेस्टर में भी आपको बहुत पढ़ाया था और सेकंड में भी पढ़ाया था हिंदी में, और फोर्थ सेमेस्टर में भी है उच्चारण दोष और उच्चारण के बारे में पूरा, तो वो सब पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो में इतना है।